नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, हरियाणा बोर्ड के बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये थर्ड चैप्टर दिया हुआ है उनकी बुक में, लेकिन फर्स्ट चैप्टर जो है वो हटा दिया गया है, इसलिए सेकंड चैप्टर है जो नई बुक्स हैं उनमें। और चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। अब सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। आपको एक डेट याद होगी 26 जनवरी 1950, या आप 26 जनवरी याद करो, ये किस चीज़ के लिए मनाई जाती है। और इसका सीधा सा सिंपल सा आंसर है कि ये हमारा रिपब्लिक डे होता है। और इस दिन ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो फिर क्या बड़ी इतनी बात हो गई भाई, हम इतना बड़ा जलसा जो करते हैं दिल्ली में वो क्यों क्यों ज़रूरी है? ये एक जश्न है, उत्सव है, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। और संविधान क्या होता है, इतनी बड़ी चीज़ क्या है कि इसका इतना बड़ा उत्सव मनाया जाता है? ये रूल्स होते हैं किसी देश का, इसका एक पक्का श्योर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कि आपके देश में जो रूल है वो किसका है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, किसी राजा का या किसी मिलिट्री का या किसी और ताकतवर व्यक्ति का शासन नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का शासन है। जितनी भी शक्तियों का प्रयोग अगर कोई सरकार करेगी, जितनी भी पॉलिसीज़ डिसीजन लिए जाएंगे, यूज़ ऑफ पावर होगा, वो किसके तहत होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? रिटन्स और अनरिटन। देखो, अनरिटन भी होते हैं रूल। अगर आप ब्रिटेन में जाओगे, वैसे तो वहाँ सब कुछ लिखा है, कंपाइल नहीं किया हुआ संविधान का, फिर भी हम ब्रिटेन के संविधान को मानते हैं कि वहाँ अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो लिखे हुए कानून होते हैं और उनका एक सेट बना दिया जाता है, और उसी पर आपके देश का फ्यूचर का जो रूल्स है या प्रेजेंट में जो रूल है वो चलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी लोगों की इसके प्रति एक्सेप्टेंस होती है, लोग इसे स्वीकार करते हैं कि हम जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये ही जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। आपका देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, आपका जन्म 2000 में हुआ मान लो। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता क्योंकि मेरे तो पैदा होने से ही पहले मेरी तो कोई स्वीकृति नहीं। आपके देश में हर नागरिक, हर सिटीजन जो है उन रूल्स के प्रति अबाइड होता है, वो उसको मानता है, वो उसका कर्तव्य है और उसको पनिश किया जा सकता है अगर वो ना माने तो। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इसके बिना जो है, जैसे आपके स्कूल एक छोटा सा एरिया है जहाँ आपके रूल्स लागू होते हैं। अगर कल्पना करो कि अगर वो आपके स्कूल में इस तरह के रूल्स ना हों तो आप क्या करोगे? कभी भी स्कूल में आ जा रहे हो, कोई टाइम नहीं है, कोई पीरियड्स का टाइम नहीं है, कोई सब्जेक्ट आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, जब चाहे जो आ रहा है जा रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही क्या है, एक स्कूल चलता है, एक गांव चलता है, और पूरे कंट्री को तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई भी देश जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बिना चल सकता है। वर्तमान में तो ये और भी ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान जो है वो डेमोक्रेटिक इरा है, डेमोक्रेसी का युग है। और इस डेमोक्रेसी के युग में किसी किंग या मोनार्की या मिलिट्री का रूल नहीं है, बल्कि जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का शासन है। जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही अपनी पावर्स का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसी के अनुसार रूल करते हैं, और समय आने पर वो रूलर्स जो हैं वो बदल भी जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का ये महत्व है। तो एक किस्म से जो छोटा मीनिंग अभी तो आप समझने के दृष्टिकोण से तो यही समझ
लो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन रूल्स हैं जो जिसके तहत आपके देश का शासन चलाया जाता है। अब फर्स्ट पेज से हम शुरुआत करते हैं। अब ये चित्र देख लो, ये नेल्सन मंडेला, नाम सुना होगा आपने। एक देश है अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप भी हमारी तरह क्या था, यहाँ एक साउथ अफ्रीका देश है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। हमारी तरह वहाँ भी ब्रिटिश रूल करते थे, ठीक है। आपको पता है ये भूमध्य रेखा के आसपास है, तो यहाँ जो है लोग ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। और जो ब्रिटिश आए वो क्या थे, वाइट कलर के थे, ठीक है। ये लोग जो वाइट लोग आए यूरोपियन कंट्री से, वो ना केवल यहाँ का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए आए थे, बल्कि यहाँ की जो संस्कृति है और जो यहाँ की कल्चर है या यहाँ की जो स्पिरिट है उसको भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। उनको अपने ही देश में, जो ब्लैक लोगों का देश था, उसमें ही सेकंड सिटीजन घोषित कर दिया कि फर्स्ट सिटीजन तो वाइट हैं और सेकंड सिटीजन हो आप, तो आप हमारे साथ ना उठ बैठ सकते हो, ना हमारी कॉलोनियों में रह सकते हो, जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना आप उनमें पढ़ सकते हो, जहाँ हम बैठे हुए भोजन कर रहे हैं किसी होटल में आप वहाँ खाना नहीं खा सकते, लाइब्रेरी जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ नहीं जा सकते। इवन आप महात्मा गांधी को जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो साउथ अफ्रीका रहे हैं, उनको भी एक बार ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया था। उनको रेड ब्लैक बोलते थे। इंडियंस बहुत सारे लोग गए हुए थे वहाँ, क्योंकि अंग्रेज़ जो है अपनी कॉलोनी में दूसरे देशों के लोगों को ले जाते थे काम करवाने के लिए, तो बहुत सारे भारतीय वो बस गए थे। और महात्मा गांधी भी किसी फर्म का केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए थे, तो वहीं रह गए काफ़ी लंबे समय तक, 19-20 साल तक वो रहे। और उन्होंने वहाँ जो गोरे काले का भेदभाव था उसके विरुद्ध लड़ाई की। अब ये जो चित्र है ये नेल्सन मंडेला का है। जिस तरह से गांधी जी हमारे फेमस लीडर हुए हैं और हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी उसके अगुवा नेता रहे हैं, इसी तरह जो नेल्सन मंडेला थे नेशनल मूवमेंट में, जैसे हमारे गांधी जी थे, उसी तरह जो नेल्सन मंडेला थे, ये नाम है उनका, ये अपने देश की जो आज़ादी की लड़ाई है या डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है उसके विरुद्ध जो रिबेलियन था उसमें ये अगुवा नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं उसके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी भी लड़ाई अहिंसक थी। इन्होंने ब्लडी जो लड़ाई थी उस पर नहीं विश्वास किया, वो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले थे। जो गोरे और काले की नीति है, जो डिस्क्रिमिनेट करती है लोगों को कलर के हिसाब से, कि आपका जो कलर है वो क्या है, वाइट है या ब्लैक है, इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। इस पॉलिसी को हम अपार्थाइड की पॉलिसी कहते हैं। ये रही आपके अपार्थाइड की पॉलिसी। ये क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। तो अपार्थाइड की पॉलिसी का क्या मतलब है, जब आपके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि एक नस्ल के लोगों को दूसरी नस्ल के लोगों पर प्रेफरेंस दी जाती है, उसे अपार्थाइड पॉलिसी कही जाती है। और ये साउथ अफ्रीका में थी। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि चैप्टर में क्या दिखाया गया है। नेल्सन मंडेला की एक बुक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उसके बुक का नाम याद रखना। तो सबसे पहले उन्होंने उदाहरण दिया है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना कैसे हुई। ये भाषण है नेल्सन मंडेला का उस समय का है जब ये संविधान बना। और संविधान ये बना आपका 1994 में साउथ अफ्रीका का, जब साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड की पॉलिसी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई, लंबी लड़ाई थी।
जो नेल्सन मंडेला थे वो 28 साल तक एक बहुत ही रिमोट जेल थी, रिबन जेल, जैसे भारत में काला पानी की जेल होती है, उसमें वो रहे। इसके वर्ड्स हैं 1994 में जब ये पहली बार चुने हुए ब्लैक राष्ट्रपति बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि नेल्सन मंडेला, हु वाज नेल्सन मंडेला, तो आप क्या लिखोगे? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक president of South Africa who fought a long fight against policy of apartheid in South Africa। ये आप क्वेश्चन लिखोगे। इसके नाम पर आप मंडेला दिवस मनाया जाता है, यूएनओ की तरफ से मंडेला डे मनाया जाता है। किसके तरफ से? यूएनओ, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका जिक्र आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, उसमें इसका नेल्सन मंडेला का डे मनाया जाता है। तो क्या कहते हैं ये? आई फोर्ट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। ये मंडेला जी के शब्द हैं कि मैं वाइट डोमिनेशन, जो गोरे लोगों का डोमिनेशन था देश में, उसके खिलाफ हूँ, लड़ा। आई हैव फोर्ट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। और अगर मेरे देश में कभी ब्लैक डोमिनेशन हुआ तो मैं उसके विरुद्ध भी लड़ूंगा। आपको बड़ी हैरानी होगी कि ब्लैक किसके विरुद्ध लड़ेगा, क्योंकि ये इक्वालिटी चाहते हैं। वो ऐसा देश चाहते हैं, ना गोरे डोमिनेट हो ना काले डोमिनेट हो, बल्कि दोनों ही जो कौम है, दोनों ही जो रेस हैं, नस्ल को रेस बोलते हैं, वाइट भी और ब्लैक भी, वो इक्वालिटी के आधार पर किसी भी इसके देश में रहें, उनमें किसी तरह का भेदभाव ना हो, ना काले। अब जब गोरों की डोमिनेशन ख़त्म हो गई 1994 में, अब काले भी उन पे डोमिनेशन स्थापित नहीं करेंगे। रिवेंज, बदला लेने के लिए हम गोरों को कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उनको बराबर का अधिकार देंगे, चाहे उन्होंने हमें बराबर का अधिकार दिया है या नहीं दिया। आई हैव चेरिस्ड द आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन लिव टुगेदर इन ए हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं एक ऐसे सोसाइटी की कल्पना करता हूँ जिसमें सभी लोग हार्मनी, मतलब सही सुनता से एक दूसरे के साथ रहें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको बराबर के अधिकार मिले। इट इज़ एन आइडिया विच आई होप टू लिव फॉर एंड अचीव। और यही एक आइडिया था, विचार था, जिसके लिए मैं जीवित रहा और जिसको मुझे प्राप्त करना है। बट इफ़ नीड बी, इट इज़ एन आइडिया फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। और अगर मैंने इसको प्राप्त कर लिया और दोबारा मेरे देश में कोई ब्लैक या वाइट डोमिनेशन स्थापित करेगा, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। दिस वाज नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला के शब्द हैं। बीइंग ट्राई टू ट्रेसन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा अत्याचार वाइट गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों पे किए। ही एंड 7 अदर लीडर्स आर सेंटेंस टू लाइफ प्रिजन इन 1964। जो वो और उसके 7 साथी और जो इस डोमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, 1964 में उन्हें क्या मिली? जेल में डाल दिया गया, लाइफ लॉन्ग प्रिजन डाली गई। 1994 में आखिरकार जो है बहुत ज़्यादा विरोध हुए तो उनको जेल से निकाला गया। अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपर्थाइड। अपर्थाइड का मैंने बता लिया, ये पॉलिसी विच डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ऑन द बेसिस ऑफ कलर बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। ही स्पेंट द नेक्स्ट 20 years इन साउथ अफ्रीका। मोस्ट ड्रेड जेल थी, बहुत ही रिबन जेल थी वहाँ, और बहुत ही ड्रेड द्वीप पर थी, और उसके अंदर वो 28 साल तक जेल में रहे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कितने साल तक जेल में रहे, तो वो 28 साल तक जेल में रहे। अब पूछा गया है कि अपर्थाइड की पॉलिसी क्या होती है। ये आपकी दिखाई हुई है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपर्थाइड। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना कि अपर्थाइड पॉलिसी क्या होती है। यहाँ से अपर्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम। अपर्थाइड एक ऐसा सिस्टम था ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जहाँ पर किसी एक नस्ल के लोगों का डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एक नस्ल के लोगों को, बाय द अदर रेशियल ग्रुप्स।
in South Africa. The white European imposed this system on South Africa during the 17th and the 18th century. The trading company from Europe occupied its with arm and force. जब यूरोप की कंपनी आई, वैसे तो ये हर देश में ट्रेडर कंपनी के रूप में ही पहुंची थी, लेकिन उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ रूल स्थापित करने का, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पर अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, रूलर बन गए और बहुत ही बर्बर तरीके से उन्होंने क्या किया, इस यूरोप और एशिया के देशों को जीता और मनचाही पॉलिसीज वहाँ ला दी गई। उसके बाद है इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, और इसी तरह से उन्होंने इंडिया को भी ऑक्यूपाई किया था। बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। आप ये ध्यान रखना कि भारत में वाइट लोग बसे नहीं, उनका काम यहाँ शोषण करना था, लेकिन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे जो लोग हैं वहीं सेटल्ड हो गए। वो सेटल हो गए तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अपर्थाइड जो को पॉलिसी है वो डिवाइड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ये अपर्थाइड का जो ब्रॉड मीनिंग है उसमें 2-4 लाइनें और जोड़ लेना। स्किन के कलर के आधार पर क्या है, उनसे भेदभाव किया जाता है। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन स्किन कलर। ये कोई हीनता की बात नहीं होती कि वो ब्लैक थे, जो नेटिव पीपल वहाँ के रहने वाले थे, क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर देखोगे तो ये जो भूमध्य रेखा का इलाका, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ सन की जो रेज हैं वो सीधी आती हैं। इस वजह से जो यहाँ पर निवास करने वाले या पैदा होने वाले लोग हैं वो काले कलर के होते हैं, लेकिन इस काले कलर को उन्होंने वाइट्स ने डिस्क्रिमिनेशन का आधार बना लिया कि ये तो जंगली हैं, असभ्य लोग हैं और रंग के काले हैं, तो इनको कुछ नहीं पता। जबकि अगर तार्किक रूप से देखें तो ब्लैक जो स्किन का कलर है वो कोई इंटेलिजेंसिया और सभ्यता और असभ्यता में कोई ज़्यादा रोल अदा नहीं करता, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं करता। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। 3/4 का मतलब यहाँ 75% लोग जो हैं वो ब्लैक्स थे, लेकिन उसके बावजूद जो डोमिनेशन है वो मुट्ठी भर लोगों का ही था। एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस हु आर कॉल्ड। लेकिन इसके अलावा ब्लैक तो थे ही, साथ में मैंने बताया था जो इंडिया से लोग गए हुए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए या मजदूरी करने के लिए, या अंग्रेज़ वहाँ बगानों में काम करने के लिए ले गए थे, उनको कलर्ड कहा जाता था। और कलर्ड मैंने जो इंडिया से यहाँ गए थे उनको कलर्ड बोला जाता था। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इंफीरियर। जो गोरी सरकार थी या वाइट लोग थे इंफीरियर मानते थे, जो काले थे इंफीरियर मैंने अपने से नीचे मानते थे उनको। द अपर्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ओप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। लोगों के ये अपर्थाइड की जो पॉलिसी थी वो ब्लैक्स को दबाने का एक तरीका थी। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द वाइट एरियाज। फॉरबिडन मैंने रोकना, प्रतिबंध लगाना। उन पर प्रतिबंध था कि वो ना तो वाइट एरिया में बस सकते हैं जहाँ गोरे लोग बसते थे, ना ही उस एरिया में जा सकते थे, ना ही जो पब्लिक प्लेसेस थे जैसे टॉयलेट वगैरह ऑल वो सेपरेट थी सबकी, वहाँ नहीं जा सकते थे वे पब्लिक टॉयलेट में। ना वाइट और ब्लैक की सेपरेट जगह पर जो पब्लिक प्लेसेस थे वो सेपरेट थे। और दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च में नहीं जा सकते थे। वेयर द वाइट वर्शिप, जहाँ गोरे लोग वर्शिप करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और जो अत्याचार हो रहा था उनके खिलाफ वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। खड़े का मतलब कोई एसोसिएशन या संस्था बना के अंग्रेज़ों का विरोध भी नहीं कर सकते थे। Since 1950 the black colored and Indian fought against the जो पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी उसके विरुद्ध वो लड़े।
1950 के आसपास। और इसमें उन्होंने क्या किया, दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च, बहुत सारे धरने दिए गए, हड़तालें हुई। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी तरह ही, जैसे हमारी फ्रीडम के लिए एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसी तरह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC बनी, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला का मतलब होता है कि एक छाते के नीचे जहाँ सारी ही पार्टियाँ एकजुट हो जाएं, दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेशन, और इस भेदभाव की नीति के विरुद्ध ये सारी पार्टियां मिलकर लड़ी। दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन, इसमें बहुत सारी वर्कर यूनियंस थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी साथ में ही थी। मैनी सेंसिटिव वाइट आल्सो, और बहुत सारे जो अंग्रेज थे जो ये समझते थे कि मनुष्य के खिलाफ है भेदभाव की नीति, वो भी इनके साथ ही थे। सेवरल कंट्री डिसनाउंस्ड अपर्थाइड एज जस्ट, और ये इस तरह का आंदोलन देकर बहुत सारे जो कंट्रीज थे उन्होंने अपर्थाइड की पॉलिसीज को अन्यायी घोषित किया, अनजस्ट, और ये कहा ये नस्लवाद है। बट द वाइट रेशियट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय द डिटर्निंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग द थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन इसके बावजूद जो अफ्रीका की सरकार थी वो जुल्म करती रही, अत्याचार करती रही, टॉर्चर करती रही, लोग मरते गए, और लेकिन इस पार्टी ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। उसके बाद जो है ये किताब दी गई है नेल्सन मंडेला की, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में कर लेना। और अंत में क्या हुआ, टुवार्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अंत में जो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल हो रहा था वो रंग लेकर आया अपर्थाइड की पॉलिसी के विरुद्ध। बढ़ते गए आंदोलन, बढ़ते गए, वो दबाती गई सरकार, लेकिन ये रुका नहीं। द गवर्नमेंट रियलाइज, अब गवर्नमेंट को रियलाइज होने लगा, दे कुड नॉट लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर द रूल थ्रू रिप्रेशन, अब अत्याचारों से उनको ब्लैक्स को दबाया नहीं जा सकता, और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज किया। द वाइट रीजन मैंने शासन, चेंज इट्स पॉलिसी, उन्होंने अपनी नीतियाँ बदली। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जितने भी कानून थे जो भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे, कानून जो है, हाँ कानून भी गलत हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, अगर गलत सरकार उनको कोई बनाएगी तो वो गलत ही होंगे, उसको उस पॉलिसीज़ को चेंज किया गया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, और बहुत सारे जो कानून थे वो ख़त्म किए गए जो डिस्क्रिमिनेटरी थे, भेदभावग्रस्त थे। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड। पहले जब वाइट गवर्नमेंट थी तो उन्होंने वाइट जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, जैसे नेल्सन मंडेला की पार्टियां थी या दूसरी, उन पे बैन लगाया हुआ था, और मीडिया पे भी बैन लगाया था, ताकि जो मीडिया है वो सच ना बोलें और लोग उसके खिलाफ ना हो जाएं। वो सारे बैन उन्होंने लिफ्ट कर लिए, हटा लिए। आफ्टर 28 ईयर इम्प्रिजनमेंट, देखो इतने महान व्यक्ति हैं जो अपने देश के लिए 28 साल तक जेल में रहते हैं, उनको जेल से निकाला गया। नेल्सन मंडेला को वॉकड आउट ऑफ द जेल एज फ्री मैन, और वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बाहर आए। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल, ये डेट याद रखना, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, 26 अप्रैल 1994 को नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अस्तित्व में आया, और एक नया फ्लैग जो है वो बना, नेशनल फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक साउथ। रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र देश बना, स्वतंत्र देश बना। और मैं एक बात आपको बता दूं, जो अफ्रीका है का जो संविधान है वो विश्व के बहुत प्रसिद्ध संविधानों में से एक है। अफ्रीका का जो झंडा है वो अनफर्ल किया गया, वो मेकिंग न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और एक ये नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अस्तित्व में आई। वो गवर्नमेंट जो अपर्थाइड पॉलिसीज़ के खिलाफ थी, और वो जिसको हर कलर के लोगों को, हर रेश के लोगों को इक्वल राइट्स देने थे, क्योंकि यही इसी चीज़ के लिए वो लड़े थे। वो दोबारा अन्याय की पॉलिसी शुरू नहीं कर सकते थे। एंड जो अपर्थाइड गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई, पेविंग वे द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और ऐसी गवर्नमेंट बनी जिसमें बहुत सारी नस्लों के लोग शामिल हुए।
हाउ डिड दिस कम, ये कैसे हुआ? लेट अस हियर मंडेला द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजिशन, फर्स्ट ब्लैक, बल्कि मैं तो ये कहूँगी प्रेजिडेंट थे उसके साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला। और इस तरह से साउथ अफ्रीका ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांजिशन, हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएशन ए पीसफुल ट्रांजिशन। और ये सब कुछ पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक बातचीत से हुआ। ये बदलाव जो था बड़ा शांतिपूर्वक था। और किससे था? अपर से डेमोक्रेसी की तरफ था। अपर मैंने नस्ल भेदभाव से लोकतंत्र की तरफ था। बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन द अदर, क्योंकि ये मंडेला जी के शब्द हैं। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीका नेवर गिव अप ऑन द बिहाफ ऑन इन द गुडनेस। ये कहते हैं कि कभी भी साउथ अफ्रीका अपनी गुडनेस ना खोए, मतलब दोबारा से यहाँ इस तरह के भेदभाव ना हो, वो ह्यूमन राइट्स में विश्वास करे और लोगों को नए जो गवर्नमेंट है वो सब तरह के अधिकार दे। अब इस तरह से जो है डेमोक्रेसी आए, मानवता में विश्वास हो। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर अपील टू फॉलो ब्लैक फॉरगिव द वाइट्स। जब इस तरह की गवर्नमेंट और ब्लैक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में आई तो ब्लैक जो लीडर्स थे उन्होंने अपील की, जो काले लोग थे उनको, कि आप वाइट्स को माफ़ कर दीजिए, जितने भी उन्होंने अत्याचार किए हैं वो सब माफ़ करें उनके, और जब आप पावर में हो तो उनसे बदला लेने की कोशिश ना करें। दे सैड लेट अस बिल्ड ए न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस मैन एंड वुमेन। और हम ऐसा अफ्रीका बनाएं जो सभी मैन और वुमेन, जिसमें सभी नस्लों के औरत या व्यक्ति जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट के साथ खुशपूर्वक रहें। ये आपका चैप्टर था। नेक्स्ट जो है वो फिर पढ़ाएंगे आपको।